नमस्कार, आदमपुर का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो बिल्कुल स्थानीय मुद्दे उठने लगे हैं। हार जीत के दावों के बीच, धुआंधार प्रचार के बीच कई तरह की बातें हो रही हैं। अब चर्चा में मुद्दा है कि आदमपुर का लोकल कौन है, आदमपुर का रहने वाला कौन है। किसी पर आरोप लग रहे हैं कि वो कलायत का है, किसी पर आरोप लग रहे हैं कि अब उनका यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ मंडी में एक दुकान बची है। किसी पर किसी और तरह के आरोप लग रहे हैं कि उन्हें चुनाव में यहाँ लाया गया है। इन सब के बीच में ये बड़ा सवाल हो गया है कि आदमपुर का स्थानीय कौन है, आदमपुर का लोकल कौन है। और जो वनवास खत्म होने की बात हो रही है उसको लेकर भी तीखी बयानबाजी चल रही है। चर्चा करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखिए। आदमपुर उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आदमपुर सियासी रंगों में रंगता नजर आ रहा है। एक और सियासत की इस पिच पर उतरे खिलाड़ी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आदमपुर में एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। आदमपुर का लोकल कौन? जी हां, इस सवाल ने जैसे आदमपुर में भूचाल सा मचा दिया हो। वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप के बीच अब आदमपुर की जनता इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है। तो इस सवाल के साथ ही सियासी पिच पर बैटिंग करने उतरे दिग्गज खुद को आदमपुर का हितैषी साबित करने में दिन रात एक किए हुए हैं। नेताओं के सियासी राग, वार पलटवार और इस सवाल के बीच आदमपुर को इंतजार है तो बस मतदान का, जब आदमपुर की जनता इस सवाल के साथ ही अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। अब देखना होगा कि आखिर कौन खुद को आदमपुर का लोकल साबित कर 2024 की पटकथा लिखता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो आपको बता रहे थे हम किस तरीके से आदमपुर का दंगल है, इसमें कई तरह के सवाल जवाब है और उन सबके बीच में अब आदमपुर का स्थानीय कौन, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत शास्त्री भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज बेनीवाल आम आदमी पार्टी से हैं, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से और मनीष खटाना कांग्रेस से। चार मेहमान जिनके साथ हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इस वक्त वहां चल रहा है। और चलिए चारों मेहमानों से अब हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ी दिलचस्प चर्चा शुरू हो गई है कि आदमपुर का लोकल कौन है, आदमपुर का स्थानीय कौन है। आरोप लग रहे हैं कि अब तो सिर्फ 107 नंबर की दुकान बची है मंडी में, कोई स्थानीय पता, कोई स्थानीय निवास वहां पर है नहीं। इस तरह की बातें क्यों हो रही है चुनाव में? है वो लोग इस प्रकार की बयानबाजी करके चुनाव के दिशा को बदलने का एक कुत्सित प्रयास करते हैं। मैं समझता हूं कि इससे हल्की कोई बात नहीं हो सकती। यहाँ यदि आदमपुर का कोई नहीं है तो स्पष्ट है कांग्रेस नहीं है। बाकी को आप कांग्रेस या जनाधार का व्यक्ति तो अलग हो सकता है, लेकिन स्थानीय शब्द के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो केवल यदि उपयुक्त प्रयोग नहीं होता तो वो जेपीजी के लिए नहीं होता, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए नहीं हो सकता। बाकी किसी के लिए आप ये नहीं कह सकते कि वो स्थानीय है या बाहर का। ये तीनों लोग स्थानीय हैं और जिन्होंने वर्षों वर्षों तक यहाँ की राजनीति के लोगों के सुख दुख में रहे। आज भी गाँवों में जब हम जाते हैं तो चौधरी भजन लाल के किए कामों को लोग दिखाते हैं, देखो जी ये जी ये जी। उसके बाद कितनी सरकारें आई, कितनी आई, कोई कुछ नहीं कर पाया। उनके नाम को आज भी लोग याद करते हैं। तो इतना बड़ा काम जिन्होंने, जिनकी अपनी कर्म भूमि रही है, जो वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, तो आज ये शब्द प्रयोग करना कि वो स्थानीय कौन है, तो मुझे लगता है सब लोग मिलकर कांग्रेस प्रत्याशी के प्रति इशारा कर रहे हैं। और कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि ये आफत अपने गले क्यों ले ली, क्योंकि जयप्रकाश जी एक ऐसे उम्मीदवार है जिनका इस हल्के से सीधा या परोक्ष अप्रोक्ष के प्रकार का संबंध नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि अब वे बिश्नोई बाहर के हैं या उनको पैराशूट से तारा गया है या उनकी केवल एक दुकान है, तो उनको समझ में आना चाहिए बहुत लंबे चौड़े फार्म हाउस हैं, उनके खेती बाड़ी है, उनके जो आसपास में उनके मकान दुकान सब चीजें हैं। ऐसे लोगों को यदि याद दिलाएंगे तो फिर केवल और केवल नुकसान कांग्रेस को होगा, जो किसी भी प्रकार से स्थानीय अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके बीच में यदि कहीं बात आएगी तो स्थानीय की बजाय बाकी सब लोग यहीं के हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। जिनके जन्मस्थली कम से कम हरियाणा या भारत है, उनके लिए तो यह शब्द प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग जो कहीं से कहीं आकर
चुनाव लड़ते हैं, जनता की सेवा करते हैं और कर भी रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका बड़ा उदाहरण है, जो गुजरात से चलकर और बनारस से चुनाव लड़ते हैं और वहां के लोगों की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होती। तो ये कोई मानना नहीं है, ये तो केवल कांग्रेस के प्रत्याशी को मैं समझता हूं आईना दिखाने के लिए चला गया एक चुनावी दांव है, जो हो सकता है कि कांग्रेस ने चलाया और उन्हीं पर यह चल भी जाए। ठीक है, ठीक है। रजत पंजेटा जी, मुझे ये बताएं कि वाकई स्थानीय की बात और बाहरी की बात होने लगी है, लेकिन शास्त्री जी कह रहे हैं कि 4 में से 3 तो स्थानीय हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं? जी, निश्चित तौर पे मैं इत्तेफाक रखता हूं। जो भी शास्त्री जी ने बोला है वो एकदम सही है, क्योंकि बात ये नहीं है गोयल जी, बात ये है कि आप किसी स्थान विशेष के लोगों को अगर डंडा उठा के पीटने की बात कर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, उन्हें बेइज्जत करने की बात करें कि बागड़ी और गादड़ी यूं नहीं माना करें, इनके लिए तो लठ उठाना पड़ेगा, मैंने तो उठा लिया, आप भी तैयार हो जाओ। कोई भी यहां देखिए, मैं एक राजनीति से ऊपर उठ के बात करूं, आप वोट किसी को डालिए, मगर आप में जरा सा भी आत्मसम्मान है तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप, जो आपको गाली दे, जो आपको लठ उठा के पीटने की बात करे, ऐसा व्यक्ति आपकी वोट डिजर्व ही नहीं करता। दूसरा, ये खुद महानुभाव ऐसे हैं जो खुद हुड्डा साहब के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे थे कि साजिश के जरिए उन्होंने उनकी टिकट काट दी कलायत से। उन्होंने ये भी, उनका आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है उनका ये बयान कि भाई मैं कलायत छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप कैसे विश्वास करेंगे? और वो कलायत ने उन्हें हराया क्यों? क्योंकि उनकी, मैंने अभी चुनाव चल रहा है और जो आदमी जिस तरीके से बात करता है, आप उससे उसका अंदाजा लगाते हैं कि वो आदमी कैसा होगा। जितने व्यक्तिगत टिप्पणियां इस व्यक्ति ने करी है, इनका मेंटल कैलिबर इससे पता चलता है कि इनके पास मुद्दे नहीं थे, तभी इनको कलायत की जनता ने हराया। अगर आप ये काम देखिए, यहाँ पे ना ये काम बहुत जनाना, मैं कहूंगा, ये हर एक को छोटा छोटा पिन पॉइंट करना, क्रिटिसाइज करना, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना लेना। उनके पास वोकल वो है, जिसे कहते हैं ना कि भाई मुद्दे नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत बयानबाजी मर्जी करा दीजिए उनसे। इस मामले में एक वो अदना दर्जे के, मुझे एक एमएलए डिजर्व करने वाले व्यक्ति नहीं रखते कि अगर आप वो जाए, वहां की जनता उन्हें अपना मान ले, उनके ऊपर एक संदेह की हमेशा रहेगी कि बाद में के एमएलए बनने के बाद वही लठ उठा के उनको ना गादड़ी की तरह आंकना शुरू करते हैं वहां की जनता। मनीष जी, 2 बातें यहां पर हो रही हैं। एक तो ये कि स्थानीय कौन और बाहरी कौन। आपके विरोधी लगभग इस बात पे सहमत हैं कि एक ही व्यक्ति है जो इस चुनाव में बाहरी है और वो है जेपी। देखिए वरुण जी, सभी कह रहे कि जेपी जी बाहरी है और सभी के पास एक ही मुद्दा है कि जेपी जी। तो अगर सभी व्यक्ति एक मुद्दे को उठा रहे हैं और एक मुद्दे को बना रहे हैं, तो इसका मतलब कि मुद्दा बड़ा संगीन है और मुद्दा वास्तव में बहुत बड़ा है। और मुद्दा संगीन भी है और बड़ा भी है, तो वो किस लिए? वो इसलिए कि आज जो मुद्दा है वो सब पार्टियों पे भारी है। आदमपुर की जो बात कर रहे हैं, हिसार से 4 बार सांसद रह चुके हैं, उनको उस जगह की पूरी नॉलेज है, चप्पे चप्पे की जानकारी है, एक एक व्यक्ति से घर तक उनका आना जाना है, सब व्यक्तियों को जानते हैं। और दूसरी बात, जो चुनाव जो सरकार के खिलाफ लड़ा जा रहा है, आज जो चुनाव है वो सरकार के खिलाफ है, सरकार की नीतियों का खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, सरकार की शिक्षा प्रणाली के खिलाफ है, सरकार की स्वास्थ्य नीति के खिलाफ है, जिसके कारण हरियाणा में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपके हिसाब से स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दा नहीं है? नहीं, स्थानीय और जो मुद्दे दूसरी पार्टियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जेपी जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इस बात से खुश हूं कि अगर सारी पार्टियां किसी मुद्दे को बना रही हैं, तो इसका मतलब आज जेपी जी सब पे भारी है। हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी हमारे आदमपुर हल्के में है, जो इन सभी के दांतों तले जो उंगलियां जो चब रही हैं आज दूसरी पार्टियों के, वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि अब ये भारी का मुद्दा, भारी क्या होता है? भारी वो होता है जो सांसद, जो विधायक कहीं से भी चुनाव लड़ने के बाद अपने क्षेत्र में नदारद रहे, जनता के बीच में ना रहे,
ये तो हमारे वो लोग हैं, वो नेता हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के बीच में रहे हैं और जनता के बीच में है, इसलिए आज दूसरी पार्टियों के पेट में दर्द है। ठीक है और मनीष बड़ी जी, खुशी की बात है कि जी ठीक है, मैं फिर आता हूं आपके पास, एक बार और मेहमानों को जोड़ लेते हैं। पंकज बेनीवाल जी, भाई ये मुद्दा असर कर रहा है क्या? क्या आप लोग जब वोट मांगने जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि फला आदमी बाहरी है या फला आदमी की सिर्फ अब यहां दुकान बची है? निश्चित तौर पर मुद्दा आज आप यहाँ चैनल पे आपके, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आज आदमपुर की जनता के बीच में है। आदमपुर की जनता खुद कह रही है कि भारी, विदेशी और आदमपुरिया, अच्छा, ये तीन शब्द जो हैं, ये तीन शब्द आदमपुर की जनता खुद बोल रही है कि एक तो विदेशी कैंडिडेट है हमारे पास, एक बाहरी कैंडिडेट है हमारे पास और एक आदमपुरिया कैंडिडेट है। तो अब की बार जनता जो है आदमपुरिया कैंडिडेट को, यानी कि आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह को विजयी बनाएगी। अपने बीच के अपने भाई को, अपने बेटे को वहां पर विजयी बनाने के लिए, अपने आदमपुरिया भाई को वो लोग तत्पर बैठे हैं। उनका कहना है कि 1 महीना पहले विदेश से बुलाए गए भव्य बिश्नोई को कुलदीप बिश्नोई जी ने बीजेपी ज्वाइन करा करके उनको टिकट दिला दिया। तो ये पैराशूट ही है। लोग आज, जनता आज समझ चुकी है कि किसको क्यों उन्होंने बाहर से बुलाया, विदेशी कैंडिडेट हमारे को दे दिया और वो वापिस से बाहर चले जाएंगे। बाहरी कैंडिडेट का जो नाम आ रहा है वो जेपीजी के लिए आ रहा है कि कलायत से आकर के वो हमारे बीच में, हमारे आज तक उन्होंने चुनाव लड़ने के बाद यहाँ आके देखा नहीं। यहाँ तक जनता कह रही है कि जेपीजी ने तो दुनिया के पैसे तक मार लिए थे उस चुनाव में, नकली नोट तक वहां पर बांटे थे। चलो ये तो आरोप हो गया ना। जो राजनीति वहां पर हो रही है, जनता का खुद का ये मुद्दा है, स्थानीय बनाम विदेशी बनाम बाहरी। ठीक है पंकज जी, भाई शास्त्री जी, ये बड़ा दिलचस्प हो गया। हम तो बाहरी की बात कर रहे थे तो विदेशी वाला मामला भी आ गया। ये तो मतलब बात अब 7 समुद्र पार तक जा रही है। ये जिनके पास कुछ नहीं होता वो यही होता है, जहां गांव में कोई इसको बोलते नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं, और हरियाणा के हितों की जो बलिदान कहकर पंजाब में सरकार बनाते हैं, हरियाणा के हितों पर आज भी चुनाव के समय भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा के पानी पर जिनका बोलने के लिए मुंह के अंदर दूध दही जम जाता है, चंडीगढ़ के इशू के ऊपर वो उसका पंजाब का समर्थन करते दिखाई देते हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर एक तरफा अधिकार की बात करते हैं तो वो बोलते नहीं है। ऐसे लोग हरियाणा के अंदर अपनी जमीन ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये तो ऐसे है जैसे बालू से तेल निकालने की बात। बालू से तेल नहीं आ सकता और आम आदमी हरियाणा के अंदर अपना वजूद खड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी जड़ें ही हरियाणा विरोधी हैं, इसलिए इनका तो विषय नहीं है। और जब ये विषय कहते हैं कि आदमपुरिया, तो भाई आदमपुरिया के नाम से यदि किसी को जानेंगे तो फिर तो पंजेटा जी का उम्मीदवार है, वो तो कांग्रेस के भी थे और पंचायती भी शब्द उनके लिए लगता है, तो फिर तो आपकी तो कहीं भी जाना जाएगा आदमपुरिया के नाम से। इसलिए अरे सुनिए, अरे धैर्य रखिए, बहुत जल्दी नहीं, अभी बहुत समय मिलेगा आपको। अभी नई राजनीति में आए हो तो सुनने के लिए सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी जो विदेशी शब्द का प्रयोग किया है वो ये सोचकर करे कि विदेशी शब्द के प्रयोग से शायद कांग्रेस की देश से छुट्टी हो गई तो हमारी कहीं एंट्री हो जाए। भैया, जिसका बाप, जिसका दादा, जिसकी दादी, जिसकी माँ और स्वयं वो गांव के हल्के के गांव की जो छान चुके हैं, पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उनको आप विदेशी कहोगे तो आपको जवाब तो आपके पास नहीं मिलेगा। विषय पर आओ। मैं मनीष जी की बात का एक समर्थन करता हूं कि अब कॉमन जो सब लोग हैं वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के हैं, तो आप वर्तमान में नीतियों पर आइए, आप नीति पर आइए कि हरियाणा के किसान को पानी। लेकिन शास्त्री जी, ये जो बात हो रही है कि अब सिर्फ मंडी में दुकान बची है, ये तथ्य क्यों आता है बार बार सामने? आपके विरोधी क्यों दे रहे हैं? तो देखो, मुझे तो ये ध्यान नहीं है, इतनी जानकारी नहीं रखता कि मंडी में दुकानें तो सबकी होती है, बहुत होती है, और एक ही यदि मंडी में दुकान की है तो भी उसका अस्तित्व है, उसको नकार नहीं सकते कि मंडी में दुकान वाला तो ठोस माना जाता है। आगे भाई बाकी तो चला जाएगा, लेकिन बिजनेस वाला, दुकान वाला तो बाजार के अंदर बैठा मिलेगा। उसको तो लोग क्रेडिबिलिटी मानते हैं ना कि भाई
यदि दुकान है तो उसके दुकान में सामान भी है, ठीक है। और कहीं जाएंगे तो 2 पैसा भी मिल जाएगा। ठीक। इसलिए वो तो उनकी स्टेबिलिटी का एक उदाहरण है। चलिए, इसलिए नहीं कह सकते कि दुकान बाकी बची है। ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, अंतिम बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा, कि चुनाव के लिए नीतियों को लेकर आइए। किसान के प्रति आपकी नीति क्या है, मजदूर के लिए नीति क्या है, आपका विकास का मॉडल क्या है, अब आप बात करेंगे। आप ऐसे नहीं कि कहीं कोई शपथ लेकर अंजलि में पानी भरकर भी शपथ लेकर कहने वाले कि हरियाणा को पानी नहीं देंगे, और वो हरियाणा में राजनीति करने का ख्वाब देख रहे हैं। ठीक है शास्त्री जी, मैं आता हूं फिर। रजत पंजेटा, असली आदमपुरिया कौन? देखिए, जहां तक बात हो रही है आदमपुर के जो कैंडिडेट हैं, वो सिर्फ कांग्रेस के कैंडिडेट को छोड़ के बाकी सारे ही आदमपुर के हैं। लेकिन जब आदमपुर की जनता को गोयल जी कोई काम पड़ता है तो लोकल जो जनता होती है वहां के स्थानीय विधायक के पास जाती है। कुलदीप बिश्नोई जी खुद जो है 6 महीने विदेश में रहते हैं, और चलो वो एमएलए हैं, काफी समय से रहे हैं, तो उनको कई ऑफिसर्स भी जानते हैं सरकार में, और लोग भी जानते हैं कि वो लोग कोई अगर वो काम स्थानीय लोगों का, जैसे विधानसभा में तो उन्होंने आज तक कोई मुद्दा उठाया नहीं जहां तक मेरी जानकारी आदमपुर का, लेकिन लोकल जो है वो उनके पास जाते हैं। आप ये बताइए, अगर वोट भव्य को डाल भी दे तो बेचारे लोग जाएंगे कहाँ? कुलदीप जी कहेंगे मैं आपका विधायक नहीं हूं, उनको तो आपने परमिशन दे दी, 6 की जगह वो 10 महीने विदेश में रहेंगे। भव्य को कोई जानता नहीं है, वहां के वो मुद्दे ना उठा पाएंगे, ना वो लोकल लोगों की समस्या सुलझा पाएंगे। कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं 7 बजे के बाद मुझे फोन ना करो। यहाँ तो आधी रात को भी अगर वर्कर फोन करे तो उसकी वर्कर की समस्या सुनो, चाहे वो किसी भी अवस्था में सुने। अगर आप पब्लिक लाइफ में हो तो आपको पंचायती आदमी बनना पड़ेगा। हमारा कैंडिडेट है, बालसमंद से है, 52 गांव की पंचायतों ने उनको चुना है, वो वहीं के स्थानीय है, उनसे ज्यादा स्थानीय क्या होगा? वो तो छोड़ के नहीं जा सकते ना, उनका ना कोई विदेश में बिजनेस है, उन्होंने तो बालसमंद में रहना है, चाहती रात को घंटी मार दो उनके घर की। तो अगर सबसे ज्यादा स्थानीय का ही मुद्दा आता है तो हम देखो पंजेटा जी, मैं एक बात पूछ लूंगा। पंजेटा जी, यदि आपकी अनुमति हो तो एक बात पूछ लूंगा कि अभी तक तो आपका उम्मीदवार कांग्रेस की रीति नीति और उसके सिद्धांतों और उनकी कार्य पद्धति पर पले पोसे हैं। मात्र 24 घंटे के भीतर आपने ज्वाइन करवा लिया। क्या इन लोग की रीति नीति, उनकी नेताओं की स्थिति को कोडाराम जी समझ पाए हैं, समझ पाएंगे और उनको लोगों को डिलीवर कर पाएंगे क्या? बहुत अच्छा सवाल किया शास्त्री जी आपने। पहली बात तो शास्त्री जी, नैतिकता के तौर पर परिवारवाद का खिलाफत करने वाले भाजपा जो है वो परिवारवाद को आगे बढ़ावा मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आपका प्रश्न जब होगा तो मैं दूंगा उत्तर, पहले आप बताओ। मेरा सवाल जवाब तो सुनिए ना, मेरा शुरू अलग तरीके से हो रहा है, खत्म आपके साथ ही होगा। पहली बात। दूसरी बात, आपकी कैंडिडेट थी सोनाली फोगाट जी, आपकी पार्टी की थी, चुनाव लड़ा, उनकी मौत हुई, उनकी बहन ने कहा अगर ये उपचुनाव ना होता तो सोनाली आज जिंदा होती। नैतिकता के तौर पर जो आपकी पार्टी की एमएलए लड़ चुकी हैं, आपको उनके परिवार में टिकट देना चाहिए था। तो ये पार्ट हमें ना पढ़ाइए। दूसरा, हमने उन्हें कोडाराम जी को क्यों चुना? हमारे पास कैंडिडेट्स की कमी नहीं थी, हमारे पास 4 दिग्गज थे। मैं यहाँ मीडिया पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, 4 दिग्गज थे, लेकिन नाम बता दो, नाम बताओ, 4 कौन कौन थे? वो लगातार नहीं 4 थे तो नाम बताओ ना। ऊपर से किसानों की आवाजें उठाते हैं। एक जो हमारी पार्टी किसानों की है, उन्होंने किसान आंदोलन में अपना पूरा योगदान दिया। तो हमारी नीतियां किसान की और उनकी नीतियां किसान की, दोनों की ठीक है, सेम है। ठीक है रजत जी, बात आ गई, मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। नहीं, आपका जवाब आ गया। रुक जाए शास्त्री जी, आप भी रुक जाए, उम्मीदवार का समर्थन करेंगी। रुक जाए शास्त्री जी। रीति नीति की बात होगी तो जो व्यक्ति कांग्रेस में था वो अचानक 3-4 महीने पहले बीजेपी में आ गया, तो आपने भी टिकट तो दिया ही है। खैर मैं उस पर आऊंगा। हमने तो 6 महीने की ट्रेनिंग दे दी। 6 महीने में ट्रेनिंग आ गई ना पूरी? और 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग किसको दी थी आपने? कुलदीप को दी थी या भव्य बिश्नोई को दी थी? दोनों बाप बेटों को। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, भाई कुल मिलाकर बात यह है कि व्यक्ति वो जो आधी रात को भी फोन उठा ले, और जेपी जी तो इलाके के ही नहीं है। फिर देखिए वरुण जी, जिस तरीके की बात आज मेरे भाई जो दूसरे प्रवक्ता कह रहे हैं कि आधी रात को फोन उठा ले, ये वो लोग हैं जो कोरोना काल में लोग उनको ढूंढ रहे थे, और ये कहीं पर
हाथ में दिया लेके सूरज लेके भी नहीं मिल रहे थे, ये वो लोग हैं। फोन उठाने की बात तो बहुत दूर की है, सरकार के पास सारा अमला जमला प्रशासन था, उसके बाद भी ये लोग लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में नदारत थे और नाकाम थे। मेरे बड़े भाई सत्यव्रत शास्त्री जी ने विकास की बात करी, तो क्या हरियाणा में 100 रुपए डीजल पेट्रोल को मैं विकास मानूं? क्या हरियाणा में 1100 रुपए सिलेंडर को विकास मानूं? क्या 19 साल का हर दूसरा युवा आज हरियाणा में बेरोजगार है, इसको विकास मानूं? क्या हरियाणा जो हुड्डा साहब के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 पे था, आज वो आय और निवेश की तो बात छोड़ो, आज वो क्राइम में नंबर 1 है। तो क्या इस बात को विकास मानूं? हरियाणा में कोई नए रोजगार के लिए कोई नए कार्यालय, कोई नई कंपनी नहीं आई, तो क्या मैं इस बात को विकास मानूं? या फिर जिस तरीके से इन्होंने स्कूलों को बंद करने का काम करा है, क्या मैं इस बात को विकास मानूं? हरियाणा में एक भी नया विश्वविद्यालय, हरियाणा में एक भी नया हॉस्पिटल, हरियाणा में एक भी नई कंपनी अगर इन्होंने लगाई हो तो बीजेपी पार्टी ये बताए कि हमने हरियाणा में फलानी जगह में। शास्त्री जी जवाब देंगे। शास्त्री जी, स्कूल बंद होने का मुद्दा जो है वो भारी पड़ता दिख रहा है, कई जगह से ऐसी खबरें आती रही हैं कि इस मुद्दे पर आप बैकफुट पे हैं। देखिए वरुण जी, ये केवल एक मीडिया में सुर्खियां बटोरने का विषय है, जनता के बीच नहीं है। जनता की जरूरत जो है ना, आज आप देखेंगे तो हरियाणा के लोग का एक फैशन हो गया कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना। नहीं रुकिए मनीष जी, मुझे जवाब देने दीजिए। आपका सवाल बहुत अच्छा है मनीष जी, जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आप बीजेपी को एक तरह से वॉक ओवर दे देंगे। स्कूल का मुद्दा आदमपुर में उठ रहा है। अब सुनिए, मैं बताता हूँ। आज यदि स्कूल बंद ना करें, स्कूल मर्ज ना करें, अध्यापकों का रेशनलाइजेशन ना हो, तो क्या आप चाहेंगे कि एक अध्यापक तीन टीचर, 3 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थियों के 5 अध्यापक? ये सब आज का नहीं है, समय समय पर रेशनलाइजेशन होते हैं। और आपके विरोधी से मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, मुद्दा बनेगा नहीं, बनाएंगे वरुण जी, बनाने का प्रयास करो, लेकिन बनेगा, क्योंकि जिस मुद्दे से जनता प्रभावित होती है, आहत होती है, भावनाएं हो, ये कैसे भी हो, तब होता है। ये मुद्दा ही नहीं है गाँव में भैया। जब एक बिल्डिंग में 3 स्कूल चल रहे थे और उस एक बिल्डिंग के 3 स्कूलों का एक मैनेजमेंट बन जाए तो स्कूल मर्ज होगा क्या? अरे कक्षा 1 से 5 अलग है, 5 से 8 अलग है, 8 से 12 अलग है। यदि उसी बिल्डिंग को एक ही के सुपुर्द कर दिया जाए तो स्कूल बंद होना है क्या? अब आप केवल स्कूल बंद हो गया, मर्ज हो गया, ऐसे शब्दों को लाकर धरातल पर बात नहीं करोगे तो आप मुझे बताइए कि कैसे ऐसे स्कूल जो बंद किए। आप डिफेंड कर पा रहे हो ना इस मामले को? मैं ये पूछ रहा हूँ जी, आप डिफेंड कर पा रहे हो ना? मेरे पास तथ्य है ना, मैं बताऊंगा ना। नहीं, आदमपुर में आप डिफेंड कर पा रहे हो ना जब ये सवाल पूछा जा रहा है? क्योंकि पंकज बेनीवाल, उनकी पार्टी स्कूल को ही मुद्दा बना रही है। पंकज बोलिए। अरे भैया, पंकज बेनीवाल की बात सुन लो। दिल्ली के एक नया स्कूल खड़ा किया हो तो बताओ, एक नया स्कूल खड़ा किया हो, एक बिल्डिंग बने, इनके स्कूलों में कमरे बने, स्कूल नहीं बने। सुनो, अरे सुनो पंकज जी, आपने स्कूल नहीं बनाया, स्कूल के कमरे बनाए और कमरों में भी स्कूल का बजट लगा दिया, और भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण आपको दिल्ली के एजुकेशन में मिल रहा है। शास्त्री जी, आप तो मेरे ख्याल से ज्यादा वो होंगे, आपने मेरे को तो 9 थे, आप तो ठीक ठाक होंगे उम्र में, और कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे किसी से बात सुन लो आप भी। मैं कह रहा हूं कि ढहानी मोहब्बतपुर का स्कूल आपने बंद किया, जनता ने जब आवाज उठाई, ग्रामीण जब इकट्ठा हो गया, आम आदमी पार्टी ने सहयोग किया, आप लोग बैकफुट पे चले गए। खैरमपुर के अंदर आज लोग वहां पर रोडों के ऊपर है, वो स्कूल बंद कर दिया आप लोगों ने। असरावा के अंदर स्कूल बंद कर दिया आप लोगों ने। शिक्षा के मंदिरों को, विद्यालयों को बंद करने के लिए जो बीजेपी ने शिक्षा विरोधी नीति हरियाणा के अंदर अपनाई है, चिराग योजना को लेकर के आप चिराग योजना पे बोलिए ना। सरकारी स्कूलों को बंद करने की हमारी योजना है चिराग योजना। हम गरीब के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते, हम गरीब के बच्चों को और गरीब कर देना चाहते हैं ताकि वो पढ़ लिख के हमसे सवाल ना पूछ पाए। लोगों को तनख्वाह देनी, आप स्कूल की कल्पना इसलिए होती है कि वहाँ बच्चे पढ़े और गांव के लोग इस बात को श्योर करें कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो लोग सुन रहे हैं वहाँ पर लोगों की चलिए ठीक है, आप दोनों रुकिए, चर्चा को आगे बढ़ाना है, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुकिए। 3 मुद्दे बहुत बड़े चल रहे हैं वहाँ पर। एक तो परिवारवाद का, कि कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं कि आदमपुर मेरा परिवार है,
लेकिन एक आदमी कैंडिडेट नहीं मिलता उनको चुनाव लड़वाने के लिए। भव्य बिश्नोई को बुलाया जाता है, पहले भजनलाल जी, फिर जसमा देवी जी, फिर कुलदीप बिश्नोई जी, फिर रेणुका जी, अब भव्य जी। एक ही परिवार को टिकट बार बार मिलना और भाजपा का ये कहना कि हम परिवारवाद नहीं करते, ये उनका चेहरा सामने लेकर के आता है। हमने कैसे टिकट भाजपा एक भव्य को दिया, परिवारवाद के उसके लोगों को पीछे- अपने अच्छा, आप दोनों रुक जाइए। ठीक है सर, चर्चा सिर्फ आप दोनों के बीच नहीं है, दोनों से गुजारिश है, रुक जाइए। पंकज जी और शास्त्री जी है और वो दिया है भव्य को। भव्य और ही दूसरा, हमारा एक पहला बेईमान उम्मीदवार और भाजपा ईमानदार का। के बीच में उससे चुनाव पहले हो रहा है। भाजपा ने किसी शिक्षा परिवार के लोगों विरोधी को नीतियों टिकट के नहीं वाले के लिए और शिक्षा के साथ खड़े वाले होने के लिए, चलिए, वो मुद्दा तो हो गया। उनके लिए चुनाव हो रहा है। पंकज स्कूल वाला जी। मुद्दा हो गया, आपने परिवार वाली बात उठा ली। मैं रजत के पास चलता हूँ, चर्चा में वापस लौटना है। मैं शिक्षा की बात ही कर रहा हूं, लेकिन शास्त्री जी बीच में टांग अड़ा रहे हैं। नहीं, मैं मैं कह मेरा रहा हूं प्रयास कि हानि सबको मोहब्बतपुर पूरा के समय अंदर देने का स्कूल बंद हुआ। है। ठीक है, रुक जाए। खैरमपुर के अंदर स्कूल आप बंद बोल हुआ, चुके। असरावा के अंदर स्कूल बंद हुआ, तीन स्कूल इन्होंने बंद किए। ठीक है। और जब खैरमपुर के और धानी मोहब्बतपुर के लोग रोडों पर आ गए, ग्रामीण वहां इकट्ठे हो गए, जहां आ रहा हूं, पर रजत, बच्चे आपके रोडों पास आ पर रहा आ गए, बच्चे रोते नजर आए, तो आदमपुर की जनता ने कहा कि जो शिक्षा विरोधी नीतियां भाजपा की हैं, ठीक है, अब की पंकज। बार भाजपा के साथ हम नहीं जाएंगे, ना ही कुलदीप बिश्नोई के चलिए, साथ खैर वो हम जाएंगे। नतीजे बताएंगे कि आदमपुर में तो जनता सुनते किसके नहीं साथ है। है, किसके साथ नहीं। शास्त्री जी रुकिए। रजत, ये मुद्दे जो हैं, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय उम्मीदवारों की बात तो हो गई, स्थानीय मुद्दे कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दे निश्चित तौर पर, मैं अभी 3-4 दिन आदमपुर में था, रोड रोलर अब खड़े हैं वहां पर। मतलब सड़कों का इतना बुरा हाल है, चाहे फ्रांसी की तरफ से आओ, चाहे बगला की तरफ से आओ, आपको सड़कों का बहुत बुरा हाल है वहां पर। स्थानीय पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या है। दूसरा, बहुत से वहां लोकल इश्यूज है जो अभी तक इतने टाइम अगर एक घराने का राज रहा है, उसके बाद अगर ऐसी दुर्दशा मीडिया की, आपकी तमाम मीडिया वहां पे है, उनको भी उसी से गुजरना पड़ता है, वही सड़कों से वो आते हैं, तो वो पता दिखता है कि भाई जैसा विकास होना चाहिए था वैसा विकास नहीं हुआ। ज्यादातर वहाँ कपास की खेती है। उसके बाद अब मैं मंडी में भी था, आदमपुर मंडी के अंदर, वहां पे गवार आई हुई है, सरसों आई हुई है, पूरा मैंने दौरा भी किया वहां पर। तो लोकल इश्यूज वहां लोगों के अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। दूसरा, शिक्षा का मुद्दा निश्चित तौर पे है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी इसको इतना ज्यादा पॉलिटिकलाइज कर रही है। लेकिन ये तो बताए, दिल्ली में 8 साल के अंदर इन्होंने एक भर्ती नहीं करी। उसके बाद अगर ये बताए कि आपके 80-90% स्कूलों में प्रिंसिपल्स कहाँ हैं, कोई नीचे के रैंक के लोग हैं वहां पर। रजत पंजेटा जी, आपकी इजाजत से एक बीच में आपको रोक रहा हूँ। रजत पंजेटा जी को नहीं, रुकिए बेनीवाल जी, मैं आपको दूंगा 30 सेकंड दूंगा। रुकिए बेनीवाल जी, 30 सेकंड दूंगा। रजत अपनी बात खत्म करें, फिर मनीष, फिर पंकज। 17,081 स्कूल है टोटल। अगर हम उसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद हायर सेकेंडरी और स्किल डेवलपमेंट की भी बात करें, निश्चित तौर पर आप सारे के सारे हम चाहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि शिक्षा का ऐसा स्तर नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जो दिल्ली के अंदर जो ये कहीं जो मीडिया में फोटो खींच के दिखाने के लिए एग्जाम्पल की तरह यूज करते हैं, 17,081 स्कूलों को ऐसा बनाना भी पॉसिबल नहीं है। अगर उसमें हम क्वालिटी के टीचर्स ही दे दें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा स्कूल लगे, वहां बच्चों का पढ़ने का बंद करे। बच्चों की कमी नहीं है, ये जो स्कूल बंद हुए ये हमारा दुर्भाग्य है। ठीक है, ये बच्चों के जो बंद हुए, मैं तो कहता हूँ जैसे अच्छे शिक्षक भर्ती होने चाहिए, क्वालिटी बढ़नी चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, ताकि बच्चे अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं लेंगे तो आगे पढ़ाएंगे वो बच्चे आगे। ठीक है रजत जी, मैं आता हूं आपके पास जी, आपकी बात आ गई है। एक बार मनीष के पास चलते, फिर पंकज से जवाब लेंगे। मनीष, ये जो लोकल मुद्दे हैं, इन पर ही आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कुल मिलाकर ये दिख रहा है, या फिर आप हुड्डा साहब के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए वरुण जी, दोनों ही बातें हैं। कि हुड्डा साहब के नाम पे चुनाव इसलिए लड़ा जाएगा क्योंकि हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल में हरियाणा जिस विकास के पहिए को जिस स्पीड से चला रहा था, वो पहिया इन्होंने पंचर करा, बल्कि वो पंचर इन्होंने वो पहिया। तो मैं ये मानूं कि 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तब आदमपुर में काम हो रहा था, अब होना बंद हुआ है, तो ये ना कहा जाए शुरू से काम नहीं हुआ। वरुण जी, मैं 10 साल के हुड्डा साहब के कार्यकाल के काम आपको मोटे मोटे बताता हूँ। नहीं, मैं सिर्फ आदमपुर के लिए पूछ रहा हूँ, आदमपुर की बात कर रहा हूँ। मैं वरुण जी आदमपुर की बात कर रहा हूँ, चाहे वहाँ विश्वविद्यालय की बात लेकर हो, चाहे 4 लाइन की बात हो, चाहे वहाँ बिजली के सब स्टेशन की बात हो, चाहे वहाँ पानी की बात हो, ये सारे के सारे काम आदमपुर। तो फिर वो 26 साल का वनवास क्यों कहते हैं कुलदीप बिश्नोई?
जी वो वनवास क्यों कहते हैं फिर 26 साल का, अगर इतने काम हुए हैं तो? देखिए, जब कुलदीप जी ने बीजेपी आज से पहले ज्वाइन करी थी, याद है आपको क्या क्या कहा था? जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी तो भव्य बिश्नोई ने कहा कि खट्टर साहब के बारे में कि आज तक के सबसे फेल मुख्यमंत्री हैं। कुलदीप जी ने कहा इससे घटिया और झूठी पार्टी कोई नहीं हो सकती, मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। आज वो दोबारा बीजेपी में जाके अब कांग्रेस को, तो उनके पास तो कोई कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं ठीक है। लेकिन मैं वो बातें कह रहा हूँ वरुण जी, एक सेकंड, मैं वो बातें कह रहा हूँ जो हुड्डा साहब ने आदमपुर में, चाहे वो बिजली का सब स्टेशन को लेकर हो, चाहे विश्वविद्यालय को लेकर हो, चाहे 4 लेन को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो, जो काम करे हमें वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है वरुण जी, वो दिखाई दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अगर कोई काम हरियाणा में करा है, या तो नाम को बदलने का काम करा है या फिर किसी चीज को बंद करने का काम करा है। मनीष जी समाप्ति चाहता हूं, समय मेरे पास अब खत्म हो रहा है। मैं एक जवाब ले लूं 30 सेकंड का शास्त्री जी से। शास्त्री जी, काम नहीं हुए हैं और ये मुद्दा बनेगा? देखिए, काम यदि नहीं हुए हैं, ऐसा कहीं आपके पास कोई उदाहरण मिलेगा? नहीं, ऐसे आपके तो विरोधी काम कह तो रहे हैं। देखिए, विरोधी तो देखो, चुनाव है, चुनाव के अंदर मैं अपने आप को स्पष्ट करने के लिए कुछ करूंगा, लेकिन ये तो आदमपुर की जनता तय करेगी कि भाई एक विकास उनको लगता है कि हुड्डा साहब ने रोहतक में किया, चौधरी भजन लाल ने उस हिसार में किया, तो वो विकास। लेकिन ये विकास जो है वर्तमान सरकार का, सबका साथ सबका विकास, समान बजट पूरे हरियाणा में लग रहा है, तो उसका दिखाई देता है। लेकिन जो उपलब्ध संसाधनों का दुरुपयोग कांग्रेस के समय, हुड्डा साहब के समय हुआ, मैं अपने क्षेत्र की कह सकता हूं, हमारे क्षेत्र का महेंद्रगढ़ नारनौल के रोडों का हक हुड्डा साहब रोहतक में ले गए, झज्जर में ले गए, और हमारे यहाँ 2 साल तक रोडवेज तक चलिए सर, इस पर फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अगला विषय हो जाएगा कि कितना काम कहाँ हुआ है। इस पर फिर चर्चा कर लेंगे। आज माफी चाहता हूं, समय इतना था। पंकज जी, आपके पास आना था लेकिन समय खत्म हो गया है, लेकिन फिर जुड़ेंगे क्योंकि आदमपुर पर रोज चर्चा जारी है। आदमपुर का दंगल देख रहे थे आप। चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, स्थानीय मुद्दे बहुत तेजी से उठ रहे हैं और अब प्रचार भी उतनी ही गति से बढ़ रहा है। यहां रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।